हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू आर ऑल फाइन। सो ईएमआरएस पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्जाम देके आ गए हो कल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कल शाम से सुबह से मैसेजेस कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि ईएमआरएस पीजीटी का क्वेश्चन पेपर जो था हमारा वो सॉल्व करवा दीजिए। देखिए, सॉल्व हम पूरा क्वेश्चन पेपर करेंगे, आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी समझेंगे कैसे क्या उसमें लिख कर आना था। ठीक है, पर उससे पहले आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने रियलाइज़ करी है कि आपके जितने भी ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे वो मतलब इन कंटेक्स्ट चीज़ें आई थी। इन कंटेक्स्ट यानी कि अगर आप हमारे कोर्स के स्टूडेंट थे तो आपको वीडियो लेक्चर्स में ये सब चीज़ें कवर करवाई गई थी जो भी आपके एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, मेरी यूजीसी नेट की जो बुक है बेसिकली उसमें से भी डायरेक्टली चीज़ें थी। और लेक्चर्स अगर आपने सारे सुने थे ना, और मैं सच में ये चीज़ बोल रही हूँ, जो बच्चा पूरे लेक्चर्स अच्छे से सुन के गया था जो आपको दिए गए थे, है ना, उस बच्चे के अगर 40 क्वेश्चंस थे ना, तो अच्छे से अगर उसने लेक्चर सुने थे एकदम मतलब, है ना, तो 30 से 35 क्वेश्चन उसके आराम से इसमें ठीक होने थे, कम से कम मिनिमम। ठीक है, तो अगर और अच्छे से सुनता, है ना, दिमाग में चीज़ें बैठती भी, भूलता ना एग्जाम में, इससे ज़्यादा भी सही हो सकते थे। तो दैट मीन्स यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल चीज़ थी अगर आप लेक्चर सुनकर गए होते तो। ठीक है, वही चीज़ होती है कि बस बच्चे के ट्रस्ट रखकर, पेशेंस रख के अगर चीज़ें देखें तो तभी वो रिजल्ट दिखता है। तो दूसरी चीज़, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हम समझेंगे पूरा उसको भी, और मॉडल आंसर्स जो हमने आपको प्रोवाइड करे थे अपने बैच में। ठीक है, डायरेक्टली 15 में से मतलब लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली ऐसे थे जो सीधे सीधे उन मॉडल आंसर से बने थे, मतलब सीधे, कुछ चेंज नहीं था। बाकी के 3-4 क्वेश्चन भी थे उसी में से, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड थे। 10-12 क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली उसमें से आए थे, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी भी, मॉडल आंसर जो हमने प्रोवाइड करे थे आपको। ठीक है जी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात यही है जो हमको थोड़ा अलग बनाती है। इकोनॉमिक्स में हम स्पेशलाइज्ड है, सिर्फ इकोनॉमिक्स को डील करते हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स के हैं, और इकोनॉमिक्स में हमारा सक्सेस रेशो हाईएस्ट है। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स के बैचेज में से हर साल हमारे पढ़ाए हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमने किसी और सब्जेक्ट्स को टारगेट नहीं करा, हमने इकोनॉमिक्स को टारगेट करा, और उसी में अपना पूरा 100% दिया हमने अपने हर बैच में। सो दैट्स द रीज़न कि सक्सेस रेशो भी उसके कारण ज़्यादा रहती है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम एग्ज़ाम एनालिसिस आपका जो भी है। तो लेट्स सी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्वेश्चन पेपर। हाँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इंक्रीज। अब ये देखिए, ये बेसिक जो हम थ्योरी ऑफ डिमांड वाली क्लास देखते हैं, है ना, थ्योरी ऑफ डिमांड वाली कंज्यूमर बिहेवियर की क्लास। तो अच्छा, बड़े बच्चे ना बोलते हैं मैम ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये क्लास आपने क्यों डाली, ये हम बुक्स एंड ऑथर्स के नाम याद रख के क्या करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स वाली क्लास हम क्यों देखें, ये नेट वाले बच्चे देखें ना, हम क्यों देखें, हम पीजीटी वाले। देखना भी इसमें आगे जाकर ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, गवर्नमेंट स्कीम से भी आए हैं। ठीक है, मतलब कि अगर जो चीज़ एक एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर ने आपके लिए डाली होती है ना, वो सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ आपके सिलेबस को टू द पॉइंट फॉलो करते हैं, है ना। इट इज़ एज्यूम्ड, ये चीज़ एज्यूम करी जाती है कि आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ कर आए, तो मीन्स टू से कि रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दैट्स द रीज़न हम अपने कोर्स का स्कोप थोड़ा वाइड रख कर चलते हैं। ठीक है, कि इधर उधर की चीज़ें भी करवाते हैं थोड़ी, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट डाटा, ऐसी चीज़ें भी हम करवाते हैं, अपने हर कोर्स में करवाते हैं। ठीक है, सो इफ़ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब ये देखिए, इसमें बेसिकली क्या होता है, जब हम कर्व बनाते हैं, कर्व बनाकर सब चीज़ें आपको समझाऊंगी। एक तो हम करते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, है ना, जिसमें हम इस तरह से लेते हैं कि अगर प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज आ रहा है उसको हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलंग डिमांड का। पर अगर अदर फैक्टर्स में चेंज होने से, अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस सेम है पर अदर फैक्टर्स में चेंज होने से डिमांड कब आपका आगे शिफ्ट होता है, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग इन डिमांड कब। अब अदर फैक्टर्स में कौन सी आ जाते हैं चीज़ें, अदर फैक्टर्स जैसे कंज्यूमर की इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जैसे कि सब्सटीट्यूट गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज, इस तरह के अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण जब डिमांड में चेंज आए तो शिफ्टिंग इन डिमांड का। अब ज़्यादा मैं समझा नहीं सकती बिकॉज क्लास बहुत लंबा चले जाएगा, ये चीज़ें ऑलरेडी हम लेक्चर्स में समझ चुके हैं। तो हम फटाफट से कोशिश करनी है कि सारा मैक्सिमम आपका क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखिए,
इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लासेस में एक हम पढ़ते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक हम पढ़ते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक हम पढ़ते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसमें फिक्स्ड के फीचर्स भी आते हैं, फ्लेक्सिबल के फीचर्स भी आते हैं, ठीक है जी। एक्सचेंज रेट बिल्कुल मार्केट के द्वारा डिटरमाइन होता है, पर अगर वॉलेटिलिटी आती है तो सेंट्रल बैंक इसमें इंटरवेन कर सकता है, दोनों है ना, इसमें दोनों चीज़ यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के फीचर भी हो गए, मैनेज्ड फ्लोटिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लोटिंग, मैनेज्ड फिक्स्ड है ना, मतलब सेंट्रल बैंक इंटरवेन भी कर सकता है और मार्केट के दौरान की फ्लेक्सिबिलिटी भी है और फिक्स्ड सिस्टम भी आ गया कि सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। नो ट्रू उसने पूछा है। थर्ड में है एक्सचेंज रेट पॉलिसीज गाइडेड बाय द नीड टू रिप्रोड्यूस अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी, यानी कि विनिमय दर नीति अप्रत्याशित अस्थिरता को कम करने के सिद्धांत पर चलती है, बिल्कुल। और यहाँ पे सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम इंटरवेन करता रहता है कि इस तरह की कोई भी वॉलेटिलिटी आए, है ना, अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया हुआ है ना, तो इस तरह की कोई भी वॉलेटिलिटी आए, ज़्यादा वॉलेटिलिटी आए, तो उसमें सेंट्रल बैंक इंटरवेन करके उसको चीज़ को सही करता है, बिल्कुल सही है ये चीज़, इंटरवेंशन होती है, बिकॉज मैनेज्ड वर्ड आ गया, मैनेज्ड या फिक्स है, इंटरवेंशन होती है। चौथा इसका जो है ये आपका गलत है, क्योंकि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ जो है सेंट्रल बैंक भाई इसको इंकरेज नहीं करता, सेंट्रल बैंक तो इसको डिस्करेज करता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिस्करेज दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। नॉट encourage इट, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आपका फोर्थ आंसर है ये सही हो गया, बिकॉज नॉट ट्रू है। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू, फिजिकल डेफिसिट किसके इक्वल है, इसका फार्मूला हम बहुत बार बहुत क्लासेस में कर चुके हैं, और आपका जो बेसिकली पब्लिक बजट वाला क्लास है ना, उसमें ये करवाया गया है। तो जब हम देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली फिजिकल डेफिसिट के मामले में हम क्या करते हैं कि बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करते हैं, बोरोइंग्स नहीं यानी कि ऐड करते, कहने का मतलब कि जो आपका टोटल रेवेन्यू होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेवेन्यू रेसिप्ट्स एंड एक कैपिटल रेसिप्ट्स। अब जो कैपिटल रेसिप्ट्स है, जो बोरोइंग है बेसिकली, है ना, वो कैपिटल रेसिप्ट्स का पार्ट है, पर कैपिटल रेसिप्ट्स में अगर हम बोरोइंग के कंपोनेंट को काट दें और दूसरी कैपिटल रेसिप्ट्स में जो आइटम्स आती हैं जैसे डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया, है ना, यानी कि नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिप्ट्स यहाँ पे लेके आएंगे, ऐसी कैपिटल रेसिप्ट जो नॉन डेप्ट है, क्योंकि बोरोइंग को हमको मामले में एक्सक्लूड नहीं करना, इसलिए हम सीधा कैपिटल रेसिप्ट्स नहीं लिखा, हमने लिखा वो कैपिटल रेसिप्ट्स जो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसिप्ट्स है। बात समझे ना, तो ये इसका फार्मूला बनता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स, ठीक है, ये चीज़ प्लस होती है रेवेन्यू रेसिप्ट्स प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसिप्ट्स, ठीक है। जबकि अगर हम बजट डेफिसिट करें तो उसके फार्मूले में सिंपली टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स आता है, और रेवेन्यू कैपिटल हर तरह की रेसिप्ट्स उसमें शामिल होती हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, अब ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना था, ये जो बच्चे ने आंसर दिया हुआ है बेसिकली गलत आंसर दिया हुआ है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसमें क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या फार्मूला हम लगाते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, ये फार्मूला कैसे लगाएंगे, परसेंटेज की फॉर्म में हम फार्मूले को ऐसे लगाएंगे, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसे ही होता है ना कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया, और बेसिकली ये रिलेशन रहता है पॉजिटिव, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। अब देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर 1.5 है, मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालना है, मैंने इसको एक्स ले लिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो उसने बोला हुआ है 10% बताया हुआ है, ठीक है। आप 10% को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 15 आएगा, राइट, 15। सो दैट मीन्स इट इज़ 15%। 15% क्या है, 15% इंक्रीज होगा, बिकॉज सेम डायरेक्शन में जाते हैं, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, तो आपका फर्स्ट आंसर इसका सही आएगा। आगे चलते हैं। ये जो फार्मूला है इंडेक्स नंबर का, फार्मूला बहुत अच्छे से करवाया गया था, पता नहीं ये बच्चा मेरे कोर्स का नहीं था या आई थिंक इसने क्लासेस नहीं देखी थी या क्या सिस्टम है, ये गलत क्यों कराया, बिकॉज दिस इज़ एनी मतलब आई डोंट नो, कोई और स्टूडेंट है ये, हमारा स्टूडेंट नहीं है, बिकॉज पता होता उसको ये चीज़ कि ये लेस्प्रे प्राइस इंडेक्स है, जो बहुत अच्छे से करवाया गया था लेस्प्रे प्राइस इंडेक्स का फार्मूला। अगर यहाँ पे क्यू नोट की जगह क्यू वन आता फिर ये पास का इंडेक्स बनना था। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज, अनएम्प्लॉयमेंट वाली क्लास में आपको ये मिल जाएगा फार्मूला। अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में हम पढ़ते हैं कि जितने परसेंट अनएम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स, टोटल लेबर फोर्स,
इसमें लेबर फोर्स आता है डिवाइड में, कि लेबर फोर्स में जितने हैं लोग, मतलब जितने लोग काम करना चाहते हैं लेबर फोर्स में, कौन से आते हैं, जो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड इसमें आते हैं, है ना, वो आते हैं लेबर फोर्स में, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। आगे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ MRTP एक्ट, दैट इज मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी में हमें क्लास लेते हैं एक्ट्स एंड डेट्स पर, एक्ट्स एंड डेट्स पर मतलब अलग सी क्लास होती है, उसमें हम इंडियन इकोनॉमी के सारे इंपॉर्टेंट कमीशंस करवाते हैं, एक्ट्स एंड डेट्स करवाते हैं। फ्रेशर बच्चा आके बोलता है मैम ले ये क्या हमने करना है, पीजीटी लेवल का एग्जाम है, ये एक्ट एंड डेट आप कौन से करवाने लग गए, सिलेबस में तो हमारे है नहीं, बताइए अब सिलेबस में है या नहीं है, एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं है। So which of the following is still related to MRTP Act, that is Monopolies Restrictive Trade Practices Act 1969. It has been replaced by Competition Act 2002। ठीक है जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, द कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये सब चीज़ें दी हुई हैं, बेसिकली आपको आर पता करना है। अच्छा, अब मुझे बताइए, जब हम को रिलेशन कोफिशिएंट की क्लास लगाते हैं, या मेरी बुक के पेज नंबर नए एडिशन में देखोगे तो 157 पेज नंबर पर आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, बी वाई एक्स का कुछ इस तरह से फार्मूला है, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाय ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, और यही फार्मूला अगर हम बी एक्स वाई के टर्म में करें तो ये हो जाता है कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाय ऐसे हो जाता है, और कोरिलेशन का फार्मूला होता है इन दोनों का अंडर रूट करके। ठीक है, अब आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, बेसिकली ये दोनों फार्मूले अलग अलग लगा के कोरिलेशन निकालोगे तब भी, बट ईजी बनाने के लिए कैलकुलेशन हमको कम करनी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूले को। लेट्स सी कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि कोवेरिएंस एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर डिवाइड बाय, इसी तरह ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये फार्मूला, है ना। अब अंडर रूट से स्क्वायर काट दोगे तो दिस फार्मूला विल बिकम सिंपल, अंडर रूट से स्क्वायर काटना है मुझे, सॉरी, सो अंडर रूट से मुझे स्क्वायर जो है वो काट देना है। सो कोरिलेशन का फार्मूला यहाँ से बन जाएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, ये स्क्वायर स्क्वायर भी निकल गए, यानी कि अगर स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो यहाँ पे सीधा आपका अपना स्टैंडर्ड डेविएशन बच गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, बस ये फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। कोवेरिएंस दिया हुआ है आपको 1.2 एंड 10 एंड 12, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं। ठीक है, 10 12 यानी कि 120 आएगा। ठीक है, 10 × 12 120। अब ये पॉइंट हटाकर इसको हम नीचे कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 12/12। सो इसकी कटिंग कर लो, 1200 आ जाएगा, 2 0 हैं, दैट मीन 0.01 आपका यहाँ पर आंसर आएगा, 0.01, ये आपका सही जवाब हो गया। ठीक है जी। अगला देखिए, हाई पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इंडिकेट दैट दीज टू कमोडिटीज आर। अब याद करिए सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जब हमने डिफरेंस किया था, मेरी बुक के स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं, कुछ है 10-12 पेजेस, उनके उसमें ये डिफरेंस भी दिया हुआ है कि जब हम, अब बच्चा देखो फिर गलत कराया ये वाला, जब हम सब्सटीट्यूट गुड्स लेते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। कैसे पॉजिटिव होती है समझिए ध्यान से। देखो जब हम क्रॉस टी एंड कॉफ़ी, जैसे एक बंदा है मान लो, टी एंड कॉफ़ी उसको सेम यूटिलिटी दे रहे हैं, ये उसके लिए सब्सटीट्यूट्स हैं। ठीक है, तो वो क्या, अब क्या होगा उसके केस में कि जो टी का प्राइस है अगर वो बढ़ेगा, है ना, टी का प्राइस बढ़ेगा तो क्रॉस इलास्टिसिटी है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, है ना। वो कहेगा कि मुझे टी एंड कॉफ़ी मुझे सेम तो यूटिलिटी दे रहे हैं, टी का प्राइस बढ़ गया, छोड़ो इसे कॉफ़ी पीने चलते हैं, है ना। तो टी का प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ती है, हाई पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव होती है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, व्हेन ग्रोस इन्वेस्टमेंट फेल्स टू जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कंट्रीज नेशनल इनकम फ्रॉम फेलिंग टू जीरो। देखिए इसका आंसर आपका आना चाहिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब स्पेसिफिकली इसने ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑप्शन में मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम कंजम्पशन सही ऑप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक एलिमेंट होता है जो आपको इस डायग्राम से समझाया जाता है ना, ये वाली चीज़, वो आंसर है इसका। फिर अगला, फिर आपका सेम ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है क्वेश्चन, बस इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी है उसने, फार्मूला वही है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में मैं लगा दूंगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, कोफिशिएंट 2.2 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और प्राइस कितना बढ़ा रहा है, वो 10% बढ़ा रहा है, ये डिमांड मुझे पता करनी है, ये आएगा आपका 22% है ना, मल्टीप्लाई करके 22%। अब डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, क्योंकि डिमांड एंड प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है, कि अगर नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड के केस में तो नेगेटिव रिलेशन ही है, हाँ यहाँ पे गिवन गुड वगैरह होता तो केस और होता है ना।
तो नॉर्मल गुड के केस में अगर प्राइस बड़ा है तो डिमांड कम होगी, 22% डिक्रीज विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपका रिपो रेट। सो रिपो रेट क्या होता है भाई? रिपो रेट यूट्यूब पे फ्री पे चीज़ें रटवाई हुई हैं, फ्री में, बस स्टूडेंट्स अगर उसका अच्छे से वैल्यू करें तो पता चले उनको। अब ये चीज़ रिपो रेट, पॉलिसी रेट्स, बैंक रेट, ये वो सब तरह के रेट्स टिप्स पर करवाए हुए हैं मैंने। ये रिपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। ही जब हम बैंक रेट की बात करेंगे तो उस वो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन नहीं होता। और बैंक रेट रिपो रेट का पूरा डिफरेंस करवाया गया कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं और सिक्योरिटीज के अगेंस्ट नहीं होते। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन तो बड़े लंबे चले जाएंगे भी, सारे करवाने लग गए तो थोड़े से। चलो नीचे से करने शुरू करते हैं। चलो कोशिश तो यही है सारे ही हो जाए। सपोज देर इज ओनली वन गुड डॉक्टर इन योर टाउन। कहता है एक ही अच्छा डॉक्टर है अगर आपके टाउन में, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज क्या होगा? मोनोपोली का केस आ गया। मोनोपोली के केस में आपका जो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी होता है वो लेस होता है, क्योंकि एक ही जाना है ना। अब क्या है कि अगर उसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस ज़्यादा भी वो ले लेगा तो उसकी डिमांड इतनी कम नहीं होगी। दैट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ लेस इलास्टिक। ठीक है जी। फिर आपका आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो समझिए, एवरेज कॉस्ट हम ऐसे बनाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट जो है ऐसे बनाते हैं, राइट। तो अब जब एमसी जो है वो एसी से कम है, एसी डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है। जब एमसी जो है एसी से ज़्यादा है, एसी इंक्रीज हो रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन ठीक है पर बी ऑप्शन ठीक नहीं है। कैसे? कहते हैं जब एसी डिक्रीज हो रहा है एमसी विल आल्सो भी डिक्रीजिंग। पर अगर आप ध्यान से देखो तो जब एसी डिक्रीज हो रहा था ना, है ना, ये देखिए यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एमसी डिक्रीज होकर बढ़ना भी शुरू हो गया है, क्योंकि एमसी फास्ट, एमसी की स्पीड फास्ट है। देखो एमसी डिक्रीज होकर बढ़ना भी शुरू हो गया है ना। तो दैट्स वाई ये बी वाला आपका सही नहीं है, ओनली ए इज ट्रू। ठीक है। अगला देखिए। अच्छा, अब ये बच्चा देखो गलत ऑप्शन लगा के है। 1991 तो एलपीजी रिफॉर्म्स है। 1991 में तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया था। 1991 में तो उन्होंने कहा था प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर्स आओ मैदान में अपने जोहर दिखाओ। इसने उल्टा पूछा है। इसने पूछा कौन सी इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन थी जिसमें पब्लिक सेक्टर स्ट्रेटेजिक रोल दिया गया था, पब्लिक सेक्टर को महत्वपूर्ण रोल दिया गया था। पब्लिक सेक्टर को महत्वपूर्ण रोल 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में दिया गया था, क्योंकि 1991 में प्राइवेट सेक्टर को जोर दिया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1998। आगे देखिए, व्हेन एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मैच्ड बाय इक्वल डिक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रांसफर्स आउटपुट विल। बेसिकली यहाँ पर ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फार्मूला है। ठीक है, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर जो आपका होता है। ठीक है, इस केस में बेसिकली आपका जो आंसर है ना वो इंक्रीज इन आउटपुट है, डिक्रीज इन आउटपुट नहीं है। पूरा मतलब ये कंसेप्ट काफी डिटेल में समझाने वाला है। मैंने आपको आंसर बता दिया, इसका एक्सप्लेनेशन फिर कभी किसी क्लास में मैं दूंगी आपको। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इन केंजियन इकोनॉमिक्स। केंजियन इकोनॉमिक्स के बारे में क्या सही है? गवर्नमेंट हैज नो रोल इन इकोनॉमिक मैटर्स, बजट शुड बी बैलेंस। देखिए गवर्नमेंट का इकोनॉमिक मैटर्स में रोल नहीं है, गलत है, क्योंकि केन्स ऐसा बोलता ही नहीं है। ये तो क्लासिकल्स कहते हैं लेजी स्फीयर की गवर्नमेंट के बिना काम सर जाएगा हमारा अच्छा खासा। ऐसा केन्स नहीं बोलता। केन्स कहता है गवर्नमेंट की दखलंदाजी की पूरी जरूरत है इकोनॉमी को सुधारने के लिए, इकोनॉमी को सही दिशा में लेके आने के लिए। अब केंजियन ने इसमें कौन सी चीज कही? अगर चारों ऑप्शंस देखे तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से करवाई गई थी। केन्स फिस्कल पॉलिसी को सपोर्ट करता है। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड इंटरवेन यूजिंग फिस्कल मेजर्स टू टैकल मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यही आपका सही आंसर आना था। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्लास इंटरवल या क्लास सैंपल के बेस पे वो बोल रहा है। कहता है साइज ऑफ सैंपल जो है कैन नेवर बी एज लार्ज एज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा नहीं हो सकता, जबकि हो सकता है ऐसा, अगर आपका डिपेंड कि अगर आपका पॉपुलेशन जो है वो कम है थोड़ा, है ना। तो क्लासेस डिस्क्राइब ए क्लास मार्क इज कैलकुलेटेड बाय, ये इसका सही आंसर है बिल्कुल। जो एक क्लास मार्क है वो कैसे कैलकुलेट होता है? बाय एवरेजिंग द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास। क्लास की लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का एवरेज कर लोगे तो आपका उससे जो क्लास मार्क है वो डिसाइड होता है। कम्युलेटिव और रिलेटिव फ्रेक्वेंसी सेम होती है? कोई बिल्कुल भी सेम नहीं होती। चलो, इन ऑर्डर टू गेट जीएनपी, अब ये नेशनल इनकम वाली क्लास याद रखो जिसमें हमने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इस तरह के तमाम फार्मूले किए हुए थे। और उसमें मैंने आपको एक लाइन एक रटवाई थी कि जब भी आपको नेशनल निकालना है, जब भी आपको नेशनल निकालना है डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक दिया हुआ है, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बस वही होना था। अगर हमको जीएनपी निकालना है, जीडीपी दिया हुआ है, तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। आगे देखो, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? कैश रिजर्व रेशियो क्या है? इसमें सही आंसर सेकंड है।
मिनिमम परसेंटेज बैंक के टोटल डिमांड डिपॉजिट्स के भी और टाइम डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट्स आएंगे इसमें, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स पहले में दिया था इसलिए गलत था। तो डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स दोनों के टोटल का मिनिमम परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को डिपॉजिट करवाता है। इसमें मैंने आपको एक याद रखने का तरीका बताया हुआ है, अगर आपको याद हो तो एसएलआर में हमने पढ़ा था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, इसमें मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था कि जो परसेंटेज बैंक्स जो हैं कमर्शियल बैंक से सेल्फ एस फॉर सेल्फ मतलब अपने पास रख रहे हैं, वो एसएलआर वाली रेशो होती है। जो परसेंटेज वो सेंट्रल बैंक्स को डिपॉजिट करवा रहे हैं, सी फॉर सेंट्रल बैंक, सी फॉर सीआरआर, सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट करवा रहे हैं वो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो है, ठीक है। तो यही है यहाँ पर। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट लीड टू ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। अब इसमें क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कौन कौन से पहले तो चीजें करती हैं। देखिए, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस होगा तो बिल्कुल बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगी, बिकॉज बीओटी इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। इनविजिबल्स यानी कि सर्विसेज से अगर हाई अर्निंग्स होंगी, क्रेडिट साइड ज्यादा बढ़ेगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। एफडीआई इनफ्लो सरप्लस होगा, ज्यादा एफडीआई इनफ्लो करेगी तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस आएगा, बीओपी सरप्लस जाएगा, बिल्कुल सही। पर अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या एफडीआई भी जो भी आउटफ्लो हो, जब भी इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो होगी, ज्यादा आउटफ्लो होगा तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल नहीं होगी, डेबिट साइड बढ़ेगी। तो फोर्थ वाला आपका इनकरेक्ट था यहाँ पर, यानी कि फोर्थ वाला करेक्ट था, यानी कि दिस में नॉट लीड टू फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है जी। आगे देखो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। अब हमने बड़े अच्छे से चीज रटी थी कि भाई करंट अकाउंट जो है ना आपका, उसमें आपका ट्रेड, गुड्स का ट्रेड आता है, सर्विसेज का ट्रेड आता है, ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में आपका जो है बोरोइंग्स आती हैं, इन्वेस्टमेंट आती हैं। तो बोरोइंग्स किसका हिस्सा होगा? कैपिटल अकाउंट का होगा। आगे देखो, परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट के लिए क्या सही है, ध्यान से समझो। परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में के लिए ए वाला बिल्कुल सही है कि प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के हम इक्वल रखते हैं, ठीक है। और बी वाला गलत है सही, पर उसने यहाँ पर एक चीज मेंशन नहीं करी, क्योंकि आपको याद है हम पढ़ते हैं कि शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में लॉस भी हो सकता है, आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है ना वो भी हो सकते हैं, और नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन भी हो सकती है ना। मतलब जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं शॉर्ट रन में, तीनों केसेस है ना। पर लॉन्ग रन में हमेशा क्या होता है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं, यानी कि फर्म ऑलवेज ऑपरेट ऑन मिनिमम एवरेज कॉस्ट, ठीक है। पर उसका ये है कि लॉन्ग रन में, अगर यहाँ पे लिखा होता फर्म ऑपरेट एट मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट इन लॉन्ग रन, फिर हम बोलते हैं ये बिल्कुल सही है। पर उसने यहाँ पे स्पेसिफिकली लॉन्ग रन मेंशन नहीं किया, उसने बोल दिया ऑलवेज। अब ऑलवेज में तो ये भी हो सकता है ना कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों की बात कर रहा है वो, है ना। तो दैट्स वाई हमने बी को सही नहीं लेके चला, क्योंकि एक कंडीशन में ये चीज़ सही होती है, मिनिमम एवरेज कॉस्ट। ये हम ऑप्टिमम एलोकेशन वाली एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करके, जिसमें हम पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में फर्म मिनिमम पॉइंट पे जो है एवरेज कॉस्ट के ऑपरेट करता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, काफ़ी सारी उसकी कंडीशंस पढ़ते हैं, वो कंडीशन सारी लॉन्ग रन की होती है, ठीक है, शॉर्ट रन की नहीं। तो दैट्स वाई बी वाला सही नहीं है, ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, देखो, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी आल्सो डिपेंड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड फॉर मनी वाली थ्योरीज, डिमांड फॉर मनी थ्योरीज वाली क्लासेज। सो जब हम बात करते हैं कि केन्स क्या कहता है, केन्स कहता है कि डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन इनकम ओनली। बोमल एंड टोबिन क्या कहते हैं, बोमल टोबिन बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कैन बी फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बोमल एंड टोबिन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोग्राम रेक्टेंगल इज करेक्ट। हिस्टोग्राम के लिए क्या सही है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका सही है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है, ये ख्याति मैम ने आपकी क्लासेस ली हुई थी, ये हमारा इसमें आपको अगर याद हो तो प्रेजेंटेशन अपनी टेबुलेशन, बेसिक क्लासेस स्टैटिस्टिक्स की। रेक्टेंगल का एरिया डिपेंड करता है ओनली अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इन द क्लास एज कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ आइटम्स इन अदर क्लासेस, है ना। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स। बेसिकली डेप्रिसिएशन जो है, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में लॉस को देखता है, और ये कैपिटल एसेट्स यहाँ पे इसका सही आंसर जो है ये आना। डिमांड कर्व ऑफ ए कंज्यूमर, डिमांड कर्व प्राइस कंजम्पशन कर्व से बनता है, इनकम कंजम्पशन से तो बनेगा ही नहीं। इनकम कंजम्पशन में तो इनकम की बात करी हुई है, इनकम डिमांड की बात, इसमें प्राइस डिमांड की बात है। डिमांड कर्व में किसकी बात होती है, प्राइस डिमांड की। सो इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस कंजम्पशन कर्व, ठीक है। सो व्हाट डज द टर्म पॉपुलेशन मीन इन स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन का मतलब ये थोड़ी है कि सैंपल में टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, वो थोड़ी वो तो सैंपल का साइज हुआ फिर,
है ना, कंट्री की पॉपुलेशन नहीं, डेंसिटी की पॉपुलेशन नहीं। जब भी आप रिसर्च करते हो, आपकी रिसर्च में पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब होता है जितने यूनिट्स आपकी ऑब्जर्व अपने इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, अपने अपनी रिसर्च के अंडर कितने टोटल यूनिट्स लिए हैं। जैसे मान लो, हाँ मैं रिसर्च कर रही हूँ इंडिया पर, है ना, मेरा कोई डाटा, मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया पर रिसर्च कर रही हूँ, तो इंडिया की सारी पॉपुलेशन जो है मेरी जो वो मेरी एज ए इसमें ये वाली पॉपुलेशन होगी स्टैटिस्टिक्स में। पर अगर मान लो मैं अपने किसी स्टेट पर रिसर्च कर रही हूँ, पंजाब पर रिसर्च कर रही हूँ, तो पंजाब की सारी पॉपुलेशन मेरी वो होगी ना, स्कोप ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, वो मेरी पॉपुलेशन होगी। बात समझी हो मेरी? तो दैट डिपेंड्स अपॉन टोटलिटी ऑफ ऑल यूनिट्स फेलिंग अंडर द स्कोप ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। मान लो आपको 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर रिसर्च करनी है पंजाब के, ठीक है, तो पंजाब के 15 साल से कम उम्र के बच्चे आपकी पॉपुलेशन होंगे। ये चीज़ है यहाँ पे। आगे देखिए, सो इन द लॉस मेकिंग शट डाउन पॉइंट बेसिकली अक्कर कहाँ पे? जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर या उससे कम हो जाए। बी वाला, ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि इस केस में जो टोटल लॉसेस होते हैं फर्म के, वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होते हैं। ये दोनों पॉइंट्स इसमें जो है आपके सही है। आगे देखिए, इनमें से कहता है करेक्ट ऑप्शन, देखो मैं आपको डायग्राम बना के इसकी दिखा देती हूँ, क्लासेस में भी बनाई हुई है, दिखाई हुई है। अब बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हो, क्लासेस में भी ये चीज़ें बड़े इंटरेस्ट से देखी होती तो एग्जाम में सही करके आते आप लोग। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू आएगा, ठीक है, ये इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे आएगा आपका एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो जब ये जो आपका डिमांड कर्व है, इसके सेंटर में एवरेज रेवेन्यू जो डिमांड कर्व, इसके सेंटर में इलास्टिसिटी कितनी होती है? 1, यानी कि जब इलास्टिसिटी 1 है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, बिल्कुल ठीक है। एवरेज रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सही है। मार्जिनल रेवेन्यू कहता है उसके डबल ही स्पीटर होगा, बिल्कुल, क्योंकि जो एमआर का स्लोप होता है ना, वो आपके एयर के स्लोप के ट्वाइस होता है। हाँ, एमआर का स्लोप एयर के स्लोप के ट्वाइस होता है, यानी कि एमआर जो है वो आपका ज़्यादा स्टीपर बनेगा, है ना, जितना स्लोप ज़्यादा है उतना वो कर्व स्टीपर है, एमआर ज़्यादा स्टीपर बनेगा एयर से डबल स्टीपर, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है कहता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेसिकली रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन। मॉनेटरी पॉलिसी का ये मेयर है, मॉनेटरी पॉलिसी के मेयर्स में हमने अच्छे से करा हुआ है। क्लासेस इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूसिव होंगी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सारी इंक्लूसिव होंगी पर एंड म्यूचुअली जो है वो एक्सक्लूसिव होंगी, इसका फीचर है एक। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की आपकी ये शेप बिल्कुल बच्चे ने सही बनाई है, ऐसे बनती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है असमटोटिक है बोथ एक्सिस, यानी कि ऐसे एक्सिस को टच नहीं करता वो, है ना, और इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, बिल्कुल सही है। यू शेप्ड थोड़ी ना फिक्स्ड कॉस्ट, वो तो एवरेज कॉस्ट होता है यू शेप्ड ऐसे करके, तो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। फिर ये AMHM की प्रॉपर्टी भी हमने करी थी कि जो अर्थमेटिक मीन है आपका, दैट इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। फर्स्ट वाला आंसर इसका आपका सही है। नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। अब यहाँ पे जब हम नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो वो थोड़ी इस ढंग से बनती है कि आपका ऐसे करके आता है ना, तो ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये आपका आता है मोड, बीच में सेंटर में आपका आता है मीडियन, ठीक है, और इस साइड आपका आएगा मीन, यानी कि आपका मोड सबसे बड़ा है, उसके बाद मीडियन आता है, उसके बाद मीन आता है। ये नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होगी फर्स्ट वाली। पॉजिटिव स्क्यू इससे उल्टी होती है, और जो आपकी बिल्कुल स्क्यूनेस जिसमें नहीं है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो उनमें तीनों इक्वल होती है, ठीक है जी। तो बस करें, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलें। चलो ये वाला लास्ट वाला कर लेते हैं। इन डिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन टचिंग बोथ एक्सिस इट एक्सिबिट्स। हाँ, अगर इन डिफरेंस कर्व आपका ऐसा बना है, बड़ी अच्छे से ये चीज़ रटवाई थी कि भाई अगर आपका इन डिफरेंस कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो परफेक्ट सब्सटीट्यूट का केस है, और परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के केस में आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट ही तो है ये, 1 कांस्टेंट होता है, तो फर्स्ट आंसर आपका इसका सही था। चलिए अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। मैं पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने एंड से समझा देती हूँ थोड़े, कैसे क्या करने थे, इसके बाद मैं आपको वो मॉडल आंसर्स भी दिखाऊंगी जो हमने प्रोवाइड करे थे, ठीक है। चलिए करते हैं। अब सबसे पहले, अब ये ना मैंने जो सुना है, बच्चों ने बोला कि उन्होंने स्पेस बहुत कम छोड़ी थी, इनके बहुत कम स्पेस थी आंसर लिखने की, थोड़े छोटे छोटे आंसर्स लिख कर आने थे। अब बिजली टाइम के अकॉर्डिंगली उन्होंने कम ही आपको स्पेस दिया है ना, तो वहाँ पे आपका क्वालिटी ऑफ आंसर बेसिकली उन्होंने जज करना था, लेंथ नहीं उस चीज़ की। व्हाट शुड बी द विथ ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की विथ क्या होनी चाहिए, इस पर आपको ये फार्मूला लिख कर आना था। यू कैन राइट देयर द सिंपल फार्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। जैसे मान लो आपके पास अगर क्लास इंटरवल है 10 - 20, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 विल बी योर विथ ऑफ द क्लास। इसके अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर आपके पास पूरा डाटा गिवन है ना, डाटा गिवन है, तो उसमें आप वो फार्मूला लगा सकते हो अपना, जो रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस करके, है ना, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ओवर नंबर ऑफ क्लासेस, ऐसे करके। तो ऐसे करके इसका आपका आंसर जो था
फिर अब अगला जो आपका क्वेश्चन है ना, ये उससे बनना है आपका, जो देखो दो वेरिएबल्स हैं, उनमें कोरिलेशन को एक्सप्लेन करो। यहाँ पे ओब्वियसली जितनी भी आपके पास स्पेस थी, चाहे छोटी छोटी डायग्राम जरूर बना के आते, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ही बेटर होना था अगर आप डायग्राम बना के आते। जैसे अगर परफेक्ट पॉजिटिव है ना, तो इस केस में आपका ऐसा, परफेक्ट पॉजिटिव के केस में एक्स एंड वाई दो ऑब्जर्वेशन से ऐसे कोरिलेशन बनेगा, परफेक्ट नेगेटिव के केस में ऐसे बनेगा। तो जितना देखो, जितना वो लो होगा ना कोरिलेशन, उतनी वैल्यूज़ जो है वो आपकी उतनी स्कैटर होंगी। जैसे यहाँ पर क्या है कि आपकी वैल्यूज़ एक ही लाइन में जा रही हैं ऐसे, है ना। तो जितना लो कोरिलेशन, जैसे लो पॉजिटिव है ना, तो लो पॉजिटिव के केस में ऐसे आपकी वैल्यूज़ थोड़ी ना स्कैटर होंगी, ठीक है, स्कैटर होंगी। अगर हाई पॉजिटिव करना है तो वैल्यूज़ उतनी ही साथ में थोड़ी मिली होंगी। अगर परफेक्ट पॉजिटिव आ गया तो बिल्कुल मिली होंगी, है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके। इसको डायग्राम्स बड़े अच्छे से करवाई हुई हैं आपको, ये बना के आनी थी वहाँ पर, ठीक है। स्पेस वगैरह होती तो थोड़ा टेबल्स के थ्रू या रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू भी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते थे हम। वट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, वट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारा बड़ा अच्छा आपको एक क्लास थी नेहा मैम की, उसमें उन्होंने करवाया हुआ है सारा। सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की क्या है, और उसको पीपीसी की मदद से समझाया हुआ है। मेरी भी एनसीईआरटी की क्लासेस में ये चीज़ करवाई हुई है आपको। ब्रीफ में जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स मेंशन करके आनी थी, और उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बना के आना था बेसिकली, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके, उसको रिलेट करके सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी से लिख कर आना था। फिर ये क्वेश्चन देखो बड़ा आसान है, इसमें उसने कहा पहले तो बजट लाइन बनाओ। तो बजट लाइन क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स यहाँ पे 15 है, 15 एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 150, ये आपकी बजट लाइन बननी है। अब वो कहता है स्लोप बजट लाइन का बताओ, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है बताओ, प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। तो दैट मीन्स 15/10, यानी कि ये आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन आपका आना था 1.5, ठीक है। इस तरह ये कैलकुलेट होना था। फिर उसने क्या है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिलेशन बताओ। तो इसमें आपके क्वेश्चन में क्या करके आना था, अच्छा ये चीज़ तो आपको एक बड़े अच्छे से समझाई हुई है ना, कि ये दोनों उल्टा इन्वर्सली रिलेट करते हैं। यानी कि जैसे हम कोई भी कर्व बनाते हैं ना, तो उस कर्व, वो कर्व जितना स्टीपर है दैट मीन्स उसका स्लोप ज़्यादा है ना, पर जितना फ्लैटर है दैट मीन्स उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो इसको आप फार्मूले से भी एक्सप्लेन कर सकते थे। जैसे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का ये फार्मूला बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने, ये फार्मूला होता है। और अगर मैं दोनों एक ही फार्मूले से दोनों मेरे मुझे रिलेशनशिप बताना हो, जैसे उसने फार्मूला बताया है ना, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1/स्लोप मल्टीप्लाई बाय प्राइस ओवर एक्स, ऐसे हम इसको लिख सकते थे, ठीक है। 1/स्लोप आ गया ना, बिकॉज जो इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है वो आपका होता है, एक मिनट यहाँ पे क्या गड़बड़ है, पी एक्स ओवर पी वाई नहीं है ये, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स ओवर क्वांटिटी ऑफ एक्स। 2 मिनट में यहाँ पे सही करती हूँ, दैट इज चेंज इन पी ओवर चेंज इन क्यू, ऐसे आना है ना, या एक्स या क्यू जो भी है, चेंज इन पी ओवर चेंज इन क्यू, दैट इज अ स्लोप, दैट इज अ स्लोप बेसिकली। और अगर इलास्टिसिटी का हम फार्मूला लगाएं तो वो ऐसे लिखते हैं, चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी मल्टीप्लाई पी ओवर क्यू, ऐसे लिखते हैं। दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1/स्लोप मल्टीप्लाई पी ओवर क्यू, ऐसे करके आप फार्मूले के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते थे। और ये भी बता सकते थे कि जो इलास्टिसिटी है वो परसेंटेज चेंज को मेजर करती है, जो स्लोप है वो एब्सोल्यूट चेंज को मेजर करता है। और साथ में अगर जगह होती तो थोड़ी सी डायग्राम के थ्रू भी इलास्टिसिटी स्लोप बता सकते थे, कि स्टीपर अगर कर्व होगा तो उसका स्लोप जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर फ्लैटर होगा तो उसका जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होगी, इस तरह से कुछ, ठीक है। आगे देखो, आगे आ जाओ, उसका रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। चलो बड़ा सारा बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था ये, चलो करते हैं इसको, नीचे करें, यहाँ पे कर दूँ। देखो ये आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, ठीक है। अच्छा अब इसने ए एफ सी और ये आपका एक ही डायग्राम में अगर आप बनाते तो थोड़ा शायद वो हो जाता है ना कॉम्प्लिकेटेड, तो हम इसके लिए अलग अलग डायग्राम्स भी बना सकते थे। जैसे ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसे होता है, एवरेज कॉस्ट ऐसे होता है, और जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ना वो कुछ इस तरह से बनता है कि पहले वो ए बी सी से निकलता है, एवीसी से निकलता है ऐसे, पहले वो एवीसी से निकलेगा, फिर वो एसी के मिनिमम पॉइंट से निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो इनमें पूरे रिलेशनशिप के पॉइंट बता सकते थे कि जब एमसी एसी से बिलो है तो क्या होगा, एमसी एसी से अबव है तो क्या होगा, जब यहाँ पे पहले ये एवीसी के मिनिमम पॉइंट पे काट रहा है और एसी के मिनिमम पॉइंट पे काट रहा है, पॉइंट्स सारे पॉइंट्स से एक्सप्लेन करके आ सकते थे, है ना, कि जो एवीसी का मिनिमम है वो एसी के मिनिमम से पहले आता है, एंड जहाँ पे ये दोनों कट करते हैं एसी एमसी इक्वल होते हैं वहाँ पे एसी मिनिमम होता है, और जहाँ पे एसी एवीसी कट करते हैं वहाँ पे एबीसी मिनिमम होता है। यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे आपका आ गया क्वेश्चन, कहाँ गया,
हाँ, आउटलाइन द डिटर्मिनेंट्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं भाई, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मॉडल आंसर्स मैंने बड़ा अच्छा दिया हुआ था। और उसने ना आगे एक ओपिनियन पूछ लिया बेसिकली, आपका ऐसा समझ लीजिए, या एड ऑन है ना। हाउ द इंट्रोडक्शन कहता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंट्रोड्यूस होती है तो उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ लैपटॉप्स की सप्लाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बेसिकली जो एआई है ना वो तो सप्लाई बढ़ाएगी ही लैपटॉप्स की, है ना, तो इंक्रीज ही होगी इससे प्राइस। ऐसे आप पूरा एक्सप्लेनेशन में इसको लिख सकते थे कि जो एआई है बेसिकली, है ना, वो तो सप्लाई को बूस्ट करेगी, लैपटॉप्स की जो सप्लाई है उसको वो बूस्ट करेगी। तो एआई के आने से ये है कि जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लैपटॉप्स है वो बढ़ेगा। स्पेशली इन द लॉन्ग रन। तो आल फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। हाँ, ये देखिए वही चीज़ है कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स फर्म अर्न करते हैं, बिल्कुल सही। अब इसका मेजर रीज़न ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट्स का, जो आपको सारा समझाया हुआ है, इसका डायग्राम वगैरह एसी के मिनिमम पॉइंट पर ये वो है ना, कि क्या होता है कि इसका मेन रीज़न है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि फर्म्स जो है वो फ्री एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अब आपने अगर क्लासेस सुनी होती तो ये कंसेप्ट ऐसे दिमाग में बैठे होते, लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते बस चीज़ें, कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट के क्या कारण क्या है कि अगर लॉन्ग रन में, अगर शॉर्ट रन में मान लो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आते भी हैं, है ना, तो क्या होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को देख अगर ज़्यादा फर्म्स एंटर करते हैं मार्केट में, जिसमें लॉन्ग रन में फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाते हैं, और अगर शॉर्ट रन में लॉस में फर्म जा रहे होते हैं, है ना, तो उसको देख के काफ़ी फर्म्स एग्जिट कर जाते हैं, जिसके कारण लॉन्ग रन में फिर से नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाते हैं। डायग्राम के थ्रू इसको पूरा एक्सप्लेन करके आ सकते थे आप। फिर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में जो इंक्रीज है वो हमेशा वेलफेयर में इंक्रीज क्यों नहीं शो करता, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। यहाँ पे हम दूसरे वेलफेयर क्रिटेरियाज भी मेंशन करके आ सकते थे, जीएनपी एज ए वेलफेयर क्रिटेरिया के अलावा वाले। अब इसमें क्या है कि जीएनपी जो है पहले वो तो इक्वालिटी नहीं बताती, जैसे किसी एक की इनकम बढ़ने से भी हो सकता है जीएनपी बढ़ रही है ना, तो वो एक तो इक्वालिटी वाली प्रॉब्लम है, इसका जो मेन रीज़न है। और भी मैं आपको सारे रीजंस अभी मॉडल आंसर्स में दिखाती हूँ जो हमने लिखे हुए हैं। बैंक रेट एंड रिपो रेट में, ये तो पहले ही मैंने ऑब्जेक्टिव में ही आपको सारे इसके डिफरेंस बता दिए थे, बैंक रेट एंड रिपो रेट में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। फिर इसमें आपको चार्ट ऐसे ना ऐसे करके बना के आना था, यहाँ पे लिखना था बैंक रेट, यहाँ पे लिखना था रिपो रेट, दोनों की डेफिनेशन लिखनी थी, फिर लिखना था ये लॉन्ग रन का है, ये शॉर्ट रन का है, ये सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट मिलता है, सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट नहीं मिलता। फिर इसके बाद इसका करंट रेट लिखाना था कि करंट आरबीआई की जितने जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये रेट इतना है, ये रेट इतना है। बड़ा अच्छा आंसर बनना था। फिर आ गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यही वाला फार्मूला यहाँ पे लगा के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फार्मूला आपने एमपीसी की टर्म्स में लिखाना था कि ये एमपीसी से कैसे रिलेट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक एज्यूम्ड वैल्यू लेकर एमपीसी की मल्टीप्लायर निकाल के ऐसे दिखा देना था। और ये भी दिखा देना था कि एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कम होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसे करके दिखा देना था। और इसकी लीकेजेस बता देनी थी, जैसे आपकी सेविंग्स हो गई, इम्पोर्ट्स हो गए, टैक्सेस हो गई, ये सब लीकेजेस होती है मल्टीप्लायर की, जिससे इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। फिर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रीअकरिंग हो गया नेचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर रीअकरिंग नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई एसेट क्रिएट नहीं करता, कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग रन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट रन है। मैंने एग्जाम नहीं दिया ना, मैंने एग्जाम की तैयारी की है, तभी चीज़ें टिप्स पर है, क्योंकि पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ें। अब दोनों की दो कहता है, एग्जाम्पल दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक आपकी सैलरीज आ गई, और क्या आ सकता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका आ जाएगा परचेज ऑफ एनी मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है। चलिए आगे आपका आ गया ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स क्या होते हैं भैया, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसके आंसर्स जो हमने दिए थे। सो इंडिया का फॉरेन ट्रेड कंपोजिशन एंड डायरेक्शन पास्ट रिफॉर्म पीरियड में कैसे चेंज हुआ है, इसमें बेसिकली आपको ये बताना था कि जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड है उसमें कौन कौन सी चीज़ों का हम पहले इंपोर्ट करते थे अब कम हो गया, पहले इनका एक्सपोर्ट करते थे अब कम हो गया, किन देशों से हमारा जो ट्रेड है वो कम हुआ है, किन देशों से बढ़ा है, ये चीज़ें यहाँ पे बतानी थी। 11th 5 ईयर प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव वो 10th से उसको डिफ्रेंशिएट करना था। 11th में मेनली चीज़ क्या हुई थी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंक्लूड हुई थी, जो 10th से अलग थी, है ना। ये देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ अब। तो देखिए अब देखिए सारों का तो इतना शांति करने का टाइम नहीं था, जो जो मेन मैंने देखे है ना कि ये मॉडल आंसर्स में थे आपके, तो मैंने वो यहाँ पे जैसे ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस वाला भी क्वेश्चन आया था, ये आपको पूरा करवाया गया था। सेंट्रल बैंक यूजेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू सेटल एनी इम्बैलेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स,
ठीक है, ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, क्या इंक्लूड होते हैं, ये देखिए ये मॉडल आंसर्स ही है हमारे जो हमने दिए थे आपके कोर्स में। फिर अभी वेलफेयर वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा था, ये देखो इसमें लिमिटेशंस कि जीडीपी को हम इंडेक्स ऑफ वेलफेयर यूज़ क्यों नहीं कर सकते। डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि नहीं, मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, देखो डायरेक्ट कि जीडीपी को हम इंडेक्स ऑफ वेलफेयर यूज़ क्यों नहीं कर सकते। सारे रीजन इसमें दिए हुए थे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इग्नोर करता है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ एक्सक्लूड होती है, एनवायरमेंटल डैमेज, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी इनक्वालिटी वाली बताई, एक्सटर्नलिटीज़ आर नॉट कंसिडर्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। फिर ये रिपो रेट एंड बैंक रेट का डिफरेंस आ गया, लेटेस्ट बैंक रेट रिपो रेट जो भी थे आपको इसमें बताए गए थे। फिर आपका ये रिलेशनशिप बिटवीन जो मल्टीप्लायर एंड एमपीसी उसने पूछा, ये आपका सारा दिया हुआ है कि वो इंक्रीज़ होता है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। फिर फर्म अंडर, ये देखो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ही आ गया, मैं तो हैरान हूँ देखना, फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन, जस्टिफाई, यही क्वेश्चन आया एग्जाम में आपको। देखो सारे केसेस बताए हमने कि ये एक्स्ट्रा नॉर्मल में ये होता, नॉर्मल में ये होता, है ना। ये देखो फिर ये ए सी एम सी, ये सारे डिफरेंस जो भी रिलेशन है, रिलेशनशिप क्या है ए सी ए बी सी ए एफ सी एम सी में, सारा रिलेशनशिप बता दिया, ए एफ सी ए बी सी एम सी। बजट एक्सपेंडिचर जिसमें आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है, अभी जो मैंने आपको बताए थे, सब्सिडीज पेंशंस, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, परचेज ऑफ मशीनरी। ये देखो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, आया अभी, ये देखो सारे फैक्टर्स मेंशन किए हुए थे इसमें, बताए हुए थे। फिर ये सप्लाई का आ गया, ये देखो फार्मूला ये वाला जो भी करवाया था, डिमांड कर्व का सप्लाई का स्लोप क्या होता है, और ये इलास्टिक और इनलास्टिक सप्लाई कर्व, स्टीप डिमांड कब होगा तो क्या होगा, फ्लैट डिमांड कब होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये अब बजट लाइन से जो क्वेश्चन आया था, ये देखिए बजट लाइन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, डिग्री ऑफ कोरिलेशन वही लो डिग्री हाई डिग्री वाले केसेस सारे। ठीक है जी, तो देयर आर सम ऑफ द मॉडल आंसर जो टाइम मिला मतलब ढूंढने का। तो इस तरह ये चीज़ें हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, कितने कितने नंबर आपके बन रहे हैं ये भी प्लीज़ ज़रूर बताना। ठीक है, आशा करते हैं आपकी सक्सेस के लिए, बेस्ट ऑफ लक। और हमारे MS स्टडी गुरु का किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, EMRS का तो अभी हो गया एग्जाम, इकोनॉमिक्स के तमाम कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, UGC नेट इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, या IES UPSC IES इकोनॉमिक्स, RBI DPR गेट इकोनॉमिक्स, तो हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो विद बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट फैकल्टी, ट्रस्टेड बाय लैक्स ऑफ एस्पायरेंट्स अक्रॉस इंडिया फॉर इकोनॉमिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू।